और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी के गोरखपुर जू में बर्ड फ्लू की चपेट में आई बाघिन, जिसकी मौत के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर के जू टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व, 2 जू और 3 रेस्क्यू सेंटर्स में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। देहरादून जू में कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जानवरों के खाने पीने का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस वायरस से संक्रमित जानवरों में निमोनिया जैसे लक्षण पैदा हो रहे हैं। ये तो हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, विशेष करके जो स्वच्छता के संबंध में, हाइजीन के संबंध में। तो वहाँ पर हमारा ऑलरेडी सभी रेस्क्यू सेंटर में डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, हाईली स्किल्ड एंड ट्रेंड। एंड रोज जो हमारा जो खाने दिया जाता है उसको भी परीक्षण किया जाता है। तो बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पशु चिकित्सकों की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को कड़े सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कॉर्बेट रिजर्व के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र, खासकर ढेला रेस्क्यू सेंटर और रेस्क्यू किए गए बाघ और गुलदार जहां रखे जाते हैं, वहां हाई अलर्ट सैनिटरी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है और टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए प्रवासी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रही है। जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो जब भी इन जानवरों के पास जाएंगे या उनसे इंटरेक्ट करेंगे या उनको किसी भी मैनेजमेंट पर्पस के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो पूरा अपना जो पीपी किट, ग्लव्स, अपना मास्क, ये सब लगा के रखेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट की जो डिप है, जो फुट बाथ है, वो भी वहां पर बनाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो पूरे क्षेत्र में जो सैनिटेशन प्रोटोकॉल है उस पर ध्यान रखेंगे। गोविंद पाटनी मेरे सहयोगी फोनलाइन पर और जानकारी के साथ मौजूद है। गोविंद पाटनी, जरा विस्तार से समझाइए कि किस तरह के अब सावधानियां बरती जा रही हैं। यहाँ पर जो पंछी हैं या फिर जो जानवर यहाँ पर हैं, उनको किस तरह से अब गाइडलाइन का पालन करते हुए उनकी सेवा करनी होगी? देखिए कंचन, आपको बताना चाहूंगा, ढीला में रेस्क्यू सेंटर है जिसमें बाघ और गुलदार है। तो सबसे बड़ी चिंता कॉर्पोरेट प्रशासन की है कि वहाँ जो रेस्क्यू कर लाए गए बाघ और गुलदार है उनको कोई इससे वो ना हो, क्योंकि वो इस तरह के जानवर होते हैं जिनको फीडिंग करनी पड़ती है, मतलब उनको बाजार से ला करके या इस तरह का मीट उनको देना पड़ता है। तो उसमें जो है चिकन से माना जा रहा है कि चिकन से इस तरह की समस्या पैदा हुई है, जो वायरस है चिकन से आया। तो इस वजह से अब उनको चिकन देने की मनाही हो गई है, उनको चिकन नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व में जो प्रवासी पक्षी जो आते हैं उन पर नजर रखी जा रही है कि किसी में कोई निमोनिया के लक्षण ना हो, और वो उन पर पूरी नजर है कि कोई अगर कहीं गिरता है या किसी पे निमोनिया के लक्षण होते हैं तो वो तुरंत उच्चाधिकारियों को से संपर्क करके उन्हें जानकारी देंगे। उसके बाद जो है वहां पर जाके जो डॉक्टर है उनकी टीम जो है वहां पर जाकर के उस स्थिति पर नजर रखेगी। जी ठीक है, तो नई गाइडलाइन के ऊपर काम किया जा रहा है और देखिए जो यहाँ पर जानवर है उनको बचाए रखने के लिए और इस वायरस से दूर रखने के लिए किस तरह के अलग तरीके से अब रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, इस पर हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका गोविंद। और आइए बढ़ते हैं आगे, चमोली की खबर जानिए, जहां पर सोमवार दोपहर बाद बारिश के बाद कुछ जगहों पर नुकसान हुआ। चमोली के पीपलकोटी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए। एक बरसाती नाला उफान पर आकर देखिए किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। सड़क पर पानी बहने लगा, पानी की तेज धारा में कई गाड़ियां फंस गई और किसी जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। 2000 रुड़की से समय एक बड़ी खबर, जहां पर तहसील परिसर से अपर तहसीलदार के पेशकार को गिरफ्तार किया गया। पेशकार रोहित को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। देहरादून से आए विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और घूसखोर के रोहित, जिसका नाम है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है इसकी। कृषि भूमि का मामला रुड़की की तहसील कोर्ट में चल रहा था और इस पर कार्रवाई की एवज में आरोपी पेशकार रोहित से 25,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने विजिलेंस से इसकी शिकायत की
और रंगे हाथों रोहित नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सोलहवें वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड दौरे पर रहा। सचिवालय में सोमवार को हुई मीटिंग में सीएम धामी ने राज्य की जरूरत को आयोग के सामने रखा। सीएम धामी ने इको सर्विस के नाम पर स्पेशल पैकेज और वनों के संरक्षण के लिए विशेष अनुदान की मांग की। बैठक के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि राज्य में लागू टैक्सों, टैक्स कलेक्शन और केंद्र के करों में राज्य की हिस्सेदारी कई अहम और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आयकर, सीजीएसटी, कस्टम ड्यूटी और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे केंद्र के राजस्व में राज्य के योगदान के आधार पर नए फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। साथ ही अरविंद पनगड़िया ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 5 साल के लिए 10% सेस की सिफारिश की है, जिस पर आयोग विचार कर रहा है। दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में ओवरऑल आपके राज्य की जो फिस्कल स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट काफी कम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं और डेट टू जीडीपी रेशियो बिलो 30% है। तो अभी भी जो लास्ट आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कमिटी एक फॉर्म हुई थी मिस्टर एनके सिंह के उसमें, तो उसकी रिकमेंडेशन के विद इन लिमिट्स में है उत्तराखंड। उधर धामी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही उत्तराखंड में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है और इस दिशा में काम अब करना शुरू कर दिया गया है। देहरादून से शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था जहां आम नागरिकों को कुछ फायदा पहुंच आ सकती है, तो वही वकीलों में इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। ये मामला पूरा क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। ये है देहरादून का रजिस्ट्रार ऑफिस। यहाँ हमेशा लाइनें ही देखने को मिलती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ शुरू हुई उत्तराखंड की ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था ने संपत्ति खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को कागजों से कंप्यूटर स्क्रीन पर ला दिया है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए न लाइन में लगने की जरूरत है, न ही भारी फीस चुकाने की। कई लोग ये भी मानते हैं कि पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्री करना हर वर्ग के लिए आसान नहीं है। आम जनता को उसमें अगर बेनिफिट मिल रहा है, घर बैठे सारे काम वो वकील अपना रेडी करके देते हैं, तो अगर 1-2 हज़ार रुपये उन्हें एक्स्ट्रा देने भी पड़ते हैं तो वो उसमें कोई भी नहीं सोचता है, वो खुशी से देता है। अपनी दाखिल खारिज ये वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है फिर वकील की करा के अपना आप देने की, तो घर बैठे सब काम उनके हो जाते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य नहीं है जहां ये व्यवस्था लागू हुई है। इससे पहले यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार में ऑनलाइन व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है। हालांकि डिजिटल क्रांति की इस व्यवस्था से वकीलों का एक तबका नाखुश है। बैना में है वो जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चले, क्योंकि इससे सबसे बड़ी समस्या एक और आएगी कि जब ये ऑनलाइन सिस्टम चलेगा तो बहुत सारे फर्जीवाड़े बहुत सारे अधिकतर होंगे और उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक और जगह भी लात पड़ी है जिनके रोजगारों पे। स्टाम्प वेंडर पूरे राज्य में कितने बेरोजगार हो जाएंगे, ये गंभीर प्रश्न है। डिजिटल रजिस्ट्री केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। उत्तराखंड कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को और पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्री की इस नई व्यवस्था ने जहां नागरिकों को राहत दी है, वहीं ये बदलाव पेशेवर वकीलों के लिए चिंता का विषय भी बन गया है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और ये बात करते हैं बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की। इस मामले पर 30 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 2 साल से केस की सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अब इस मामले पर कोर्ट 30 मई को अपना फैसला सुनाने जा रहा है। सोमवार को कोर्ट में 3 घंटे तक केस पर अंतिम बहस चली है, जिसमें बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे रीना नेगी की केस के जजमेंट देने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। उन्होंने 30 मई फैसले का दिन बताया। कोर्ट के फैसले को लेकर आम आदमी की भी निगाहें अब टिकी हुई है कि आखिर फैसला क्या है।
क्योंकि अब पिछले 4 डेट से लगातार कंटिन्यू आर्गूमेंट्स चल रहे थे एक्यूज साइड से और प्रोसिक्यूशन साइड से, तो आज कंक्लूड हो चुका है, आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुका है। देन अब जजमेंट की डेट लगी है और जैसे कोर्ट ने बताया है कि 30 तारीख को इसमें जजमेंट प्रोनाउंस होगा। राज्य में लागू यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता मामले में अब जुलाई में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 3 हफ्तों का समय मांगा, जो कोर्ट ने दे दिया। हालांकि राज्य सरकार ने अपना जवाब शपथ पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल कर दिया। सोमवार को हाई कोर्ट में यूसीसी से जुड़ी हुई याचिकाएं मेंशन हुई हैं और इस दौरान वकीलों ने सुनवाई के लिए समय मांगा, लेकिन इसी दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अपना शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों का समय कोर्ट से लिया है। यूसीसी को हाई कोर्ट में करीब आधा दर्जन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। जासूस ज्योति के पकड़े जाने के बाद आप भी यूट्यूबर को शक की निगाहों से देखने लगे होंगे, लेकिन ऐसा केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तराखंड पुलिस भी यूट्यूबर को इसी शक भरी निगाहों से देख रही है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति ने कई यूट्यूबर्स को शक के घेरे में ला दिया है। देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भारत और नेपाल सीमा पर बसे देवभूमि उत्तराखंड में भी यूट्यूबर्स की भरमार है। कई फेमस यूट्यूबर का संबंध भी देवभूमि से है। ऐसे में पुलिस ने उस कंटेंट की मॉनिटरिंग और सख्त कर दी है जो ये यूट्यूबर्स जनता को परोस रहे हैं। देखिए, हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार 24/7 इस पर एक्टिव रहता है। साथ ही हमने कुछ डिजिटल वॉलंटियर्स भी बनाए हैं, वो भी हमें अपडेट देते रहते हैं। हमारी लगातार इन पर नज़र है। जो भी इस तरह की अवांछित या कोई आपत्तिजनक गतिविधि लगती है तो तुरंत उसको नोटिस किया जाता है या हम उसे ट्रैक भी करते हैं और कार्रवाई भी की जाती है। उत्तराखंड स्मारक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों के कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान हैं। ऐसे में जासूस ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारत से जुड़ी क्या जानकारी दी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इसी बहाने दूसरे यूट्यूबर चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि उन्हें कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाते समय संदेह की निगाह से ना देखें। सोशल मीडिया हो या फिर कोई और भी माध्यम, मतलब किसी के जरिए या फिर कोई भी, तो इसकी जांच होनी चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे छोटा इन्फ्लुएंसर हो, बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सभी की जांचें होनी चाहिए। यूट्यूब वीडियो के लिए ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिससे ये तय हो पाए कि कौन वीडियो बनाएगा और कौन नहीं। ऐसे में कंटेंट ही एकमात्र जरिया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी यूट्यूबर के तार देश विरोधी ताकतों से तो नहीं जुड़े हैं। ऐसे में ज्योति के कारनामों ने जांच एजेंसियों की दिमागी बत्ती भी जला दी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अब तक 3,80,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। आपको बता देते हैं कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन करने के लिए उमड़ रहा है। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2,54,235 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। कल बद्रीनाथ धाम 20,588 यात्री पहुंचे। लगातार बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ बद्रीनाथ धाम पहुंच रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,66,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में सबसे ज्यादा यात्री 1,90,000 और गंगोत्री में 1,76,000 दर्शन कर चुके हैं। उत्तरादि कैलाश उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक पर्यटन का जो केंद्र बनता जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे और जेपी नड्डा ने देश की ऐसी बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश के दर्शन किए।
चाइना बॉर्डर के करीब ज्योलिंगकांग में मौजूद आदि कैलाश सदियों से आस्था का प्रतीक रहा है, लेकिन इसे राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने में पीएम नरेंद्र मोदी का अहम रोल रहा है। पीएम मोदी साल 2023 में आदि कैलाश के दर्शनों के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद यहां आने वाले भक्तों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी रविवार को आदि कैलाश के दर्शन किए। वाइब्रेंट विलेज में मौजूद आदि कैलाश पहुंचने वाले नड्डा देश की दूसरी सबसे बड़ी शख्सियत हैं। कोई आदि कैलाश के दर्शन के लिए आ रहे हैं, कोई यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आ रहे हैं, कोई यहाँ की धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के लिए आ रहे हैं। और आप सब लोग पारंपरिक तरीके से जिस तरीके से उनका स्वागत करते हैं, उसके कारण से उन लोगों के दिल में भी एक बहुत अच्छी जगह आप बना पा रहे हैं। नड्डा ने आदि कैलाश के दर्शन तो किए ही, साथ ही गुंजी, नाभी और कुटी जैसे वाइब्रेंट विलेज में जरूरी सुविधाओं का खाका भी तैयार किया। केंद्र सरकार बॉर्डर के गांवों में जरूरी सुविधाएं जुटाकर सुरक्षा की पहली दीवार को मजबूत करना चाह रही है। चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर मौजूद ये तीनों गांव सामरिक नजरिए से काफी अहम हैं। यही नहीं, आदि कैलाश और ओम पर्वत के करीब होने के कारण इन गांवों में धार्मिक पर्यटन की भी अपार संभावना है। आने वाले समय में पर्यटन ही एक माध्यम है जो कि हमारे क्षेत्र का विकास को एक नई दिशा देगा, और इसके लिए बहुत आगे बढ़ने का हमारा चांस है। हमारे जो भी जितनी गरीब जनता है आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल आदि कैलाश 35,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से बॉर्डर के इलाके गुलजार तो हो ही रहे हैं, साथ ही लोगों को अपने ही घर पर रोजगार भी मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद भी आदि कैलाश आने वाले यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबर उड़की है मंगलौर से, जहां पर मंगलौर इलाके में हरजौली जट गांव में शादी समारोह में एक युवक को तमंचे पर डिस्को करना महंगा पड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कुछ देर में ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो भी शख्स माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उस्मान ठेकेदार के द्वारा हिंदू नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उस्मान की पत्नी हुस्न बेगम को भी हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है। हुस्न बेगम ने हाई कोर्ट में प्राधिकरण के द्वारा दिए गए नोटिस को अब फिर चुनौती दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अपना पक्ष प्राधिकरण के सामने रखें, जिसके बाद भी उनके पास अपील का रास्ता बचा हुआ है। रेप का आरोपी उस्मान ठेकेदार जेल में बंद है और प्राधिकरण ने 7 मई को अवैध घर गिराने का नोटिस दिया है। 22 मई को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। नोटिस को उस्मान की पत्नी ने कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए नोटिस पर कुछ दिनों की रोक लगाई जाए। कोर्ट ने फिलहाल इस तर्क का नहीं माना है। इस तर्क को प्राधिकरण में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उनको कहा है कि आप 22 मई को जाके वहाँ पे अपनी जो भी दलीलें हैं वहाँ दीजिए, और जब भी होगा तो उसके बाद देखेंगे। उधर नैनीताल शहर को जाम मुक्त करने के लिए योजना को तैयार किया गया है और 7 सालों में जो रोपवे का प्लान तैयार किया गया था वो सिर्फ फाइलों में घूमता जा रहा है। सर्वे के बाद भी रानीबाग से नैनीताल रोपवे को मंजूरी नहीं मिली है। रिपोर्ट देखिए। सरोवर नगरी को इसी जाम से बचाने के लिए साल 2017 में तैयार हुई रोपवे योजना अभी भी हवा में ही झूल रही है। रानीबाग से ज्योलिकोट हनुमानगढ़ी नैनीताल का रोपवे प्लान अभी तक इसे स्वीकृति नहीं मिल सकी है, तो पार्किंग की समस्या झेल रहा शहर रोपवे का इंतजार कर रहा है। नैनीताल के लिए जरूरी रोपवे को हाईकोर्ट से मिली छूट और सर्वे के बाद भी अनुमति का इंतजार है। वहीं 700 करोड़ रुपए से शुरू हुई योजना अब 1600 करोड़ के पार पहुंच गई है।
हालांकि नैनीताल के पर्यटन कारोबारी नैनीताल के लिए रोपवे जल्द बनाने की मांग कर रहे हैं। तो रोपवेज के लिए हमने सजेस्ट किया था, पूर्व में भी काफ़ी टाइम से इसकी डीपीआर बननी थी और इसका काम शुरू होना था। तो नैनीताल लाने के लिए रोपवेज, कैंची धाम जाने के लिए रोपवेज, तो रोपवेज से ऐसा है कि रोड का कंजेशन हटेगा और काफ़ी फर्क पड़ेगा टूरिज्म में। रानीबाग से नैनीताल तक कुल 11 किलोमीटर की दूरी इस रोपवे से तय की जानी है, तो 68 टावर इसके लिए बनाए जाने हैं। इसके साथ ही काठ गोदाम रोपवे स्टेशन पर 500 गाड़ियों की पार्किंग, होटल, फूड आउटलेट समेत अन्य सुविधाओं का विस्तार जोलीकोट और नैनीताल के हनुमानगढ़ी तक किया जाना है। प्रशासन भी मान रहा है कि रोपवे से ही शहर को मुक्ति मिल सकती है। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, समय समय पर अलग अलग फोरम में इस मैटर को रख करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको रोपवे वाले प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा जाए। इससे काफ़ी लाभ होगा। इससे जो डे विजिटर्स हैं, जो अननेसेसरी टू व्हीलर्स या इस तरह के वाहन लेकर आते हैं, वो काफ़ी बड़ी संख्या है नैनीताल में एंट्री करने वालों की, उसको काफ़ी राहत मिलेगी और वो बहुत कम चार्जेस में, बहुत कम असुविधा में जो है नैनीताल के अंदर रोपवे के माध्यम से आ पाएंगे। बहरहाल रोपवे का इंतजार तो बढ़ ही रहा है, साथ ही इसकी लागत भी अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि रोपवे को जल्द स्वीकृति मिलती है तो कम से कम आने वाले दिनों में नैनीताल से कैंची धाम तक जाम को मुक्ति मिल सकती है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमांत जिलों में इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के लिए बंकर बनाने की मांग उठने लगी है। भविष्य में आखिर क्यों है बंकर की जरूरत, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा। इससे ये भी बात साफ हो गई कि भविष्य में अगर चीन के साथ ऐसी स्थिति बनी तो वायु सेना की भूमिका निर्णायक होगी और जिसमें बॉर्डर इलाके में नागरिकों के जनमाल की सुरक्षा के लिए बंकरों की भूमिका अहम होगी। लेकिन अभी इंडो चाइना बॉर्डर इलाके में युद्ध के हालात में नागरिकों के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो छुप पाए, जिसके चलते भारत चीन सीमा पर उत्तरकाशी में बंकर बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। पूर्व सैनिक भी युद्ध के हालात में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर को सबसे सुरक्षित मानते हैं। तो ये एयर अटैक है, यदि दुश्मन देश के द्वारा इस प्रकार की यदि कोई कार्रवाई की जाती है कभी भविष्य में, अगर आशंका जताएं हम, तो उसके लिए बंकर बहुत ही निहायत जरूरी है एयर अटैक के लिए। एयर अटैक से बचने के लिए बंकर के अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सॉल्यूशन दूसरा। उत्तरकाशी के सीमांत तहसील भटवाड़ी में बंद पड़ी लोहारी नागपाला परियोजना की बंद पड़ी टनल को युद्ध के समय बंकर के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिसके चलते स्थानीय लोग सरकार से इसे बनवाने की मांग कर रहे हैं, जिसे चार धाम यात्रा के दौरान आने जाने के साथ ही युद्ध के दौरान बंकर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ की जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बड़े बड़े बंकर बनाए जाने चाहिए। और जैसे उत्तराखंड में ये गंगा घाटी में पाला बांध परियोजना जो अधूरी रही, वहाँ बड़े बड़े टनल बने हुए, उसको भी बंकर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हेरांग से लेके और सीधा डबरानी, इसको बाईपास टनल जो है रोड के सड़क सेफ्टी के हिसाब से, इसको बाईपास रोड के हिसाब से भी जो इसको जो है सुचारू किया जा सकता है। बहुत से में बंकरों के काम भी इस सड़क आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोहारी नागपाला की जो टनल है उसको पूरा किया जाए। युद्ध के समय नागरिकों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए मजबूत बंकरों के निर्माण जरूरी है, जिसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उधर चमोली से खबर, जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने जारी किए तेज बारिश के अलर्ट में धार्मिक यात्रियों में जो लोग निकले हुए हैं, धार्मिक यात्रियों को, चारधाम यात्रा को जुड़े हुए लोगों को कहा है कि सावधानी बरतने के बाद ही बाहर निकले। तो चारधाम यात्रियों से अपील की गई है कि जब तक मौसम साफ ना हो तब तक यात्रा पर ना निकले। सतर्क रहने के लिए कहा गया है, बरसाती नालों से दूरी बनाकर रखें।
नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे। नितिन सेमवाल, ये मौसम का बड़ा अपडेट बताएं, इस पर क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? जी, मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 घंटे में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है और जिसको लेकर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, अगर बरसाती नाले वहां पर हैं तो वहां पे अनावश्यक गाड़ियां खड़ी ना करें, क्योंकि सोमवार को हमने जिस तरीके से देखा था कि बरसाती नाले की चपेट में आने से पिपलकोटी क्षेत्र में कुछ गाड़ियां पार्क हुई थी और वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो ऐसे में प्रशासन ने पहले ही यात्रियों को सतर्क कर दिया है और पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जहां जहां भी लैंडस्लाइड या नाले बढ़ सकते हैं वहां पे यात्री सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि यात्रा बहुत चरम पर चल रही है और इस बीच अचानक जो मौसम बदल रहा है उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन ने सभी यात्रियों को पहले ही सतर्क कर दिया है। जी, शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए।